हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है 22 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में, उन्हीं के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक उससे ज़रूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता कार्बन मोनोऑक्साइड CO के लिए होती है, जो कि ऑक्सीजन से 250 गुना अधिक होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। गाइस अगला क्वेश्चन, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है। तो सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, XY। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं। तो न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं हम जड़त्व का नियम। तो ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है कि न्यूटन के कुल 3 नियम हैं। पहले नियम में क्या है ये जान लीजिए। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व के नियम के रूप में भी जाना जाता है। यह कहता है कि प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता। न्यूटन के दूसरे नियम में क्या कहा गया है यह भी जान लीजिए। निरंतर द्रव्यमान के लिए बल द्रव्यमान और त्वरण के उत्पाद के बराबर होता है। वस्तु का संवेग के परिवर्तन का दर लागू हुए बल की दिशा में असंतुलित बल में समानुपाती होता है। न्यूटन के तीसरे नियम में क्या कहा गया है, हर कार्य के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन है, यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं संवैधानिक अधिकार, शाब्दिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ये सभी। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। छठा क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। 1954 ईस्वी, 1961 ईस्वी, 1963 में, 1975 में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1963 में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। अगस्त 1963 में स्वतंत्र भारत में कैबिनेट के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था कैबिनेट के खिलाफ, तो आपको ध्यान में रखना है वर्ष 1963 में यह प्रस्ताव लाया गया था। पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में तीसरी लोकसभा के दौरान प्रस्तावित किया गया था जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि जब कैबिनेट के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह आपको ध्यान में रखना है। यह मंत्री आचार्य JB कृपलानी द्वारा पेश किया गया था और 40 सांसदों द्वारा समर्पित था। यह भी आपको ध्यान रखना। हालांकि यह प्रस्ताव जो है यह पास नहीं किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है गाइस कि 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, सेन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पाल। गाइस 8वां क्वेश्चन देखेगा, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने। अमीर अली, बरियुद्दीन तैयबजी, सैयद अली खान, सर सैयद अहमद खान। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन है गाइस से नमा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार कौन है। महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है जो 1921 के शुरुआती दिनों में उनके जीवन को कवर करती है। अब कुछ पुस्तकें और लेखक हैं
जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का क्या नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वी फॉर फ्रीडम, लेटर्स फॉर ऑन नेशन, ग्लैमर्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। मोतीलाल नेहरू, तो मोतीलाल नेहरू की पुस्तक का नाम है द वॉइस ऑफ फ्रीडम। स्वामी विवेकानंद की पुस्तक का नाम है कर्मयोग, मेरे गुरु, राजयोग, जनयोग, भक्ति योग, मेडिटेशन एंड इट्स मेथड्स। ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फलज की हत्या कर दी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वीर सिंह बुंदेला ने। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, जहांगीर ने 1602 ईस्वी में अपने मित्र वीर सिंह देव बुंदेला द्वारा अबुल फलज की हत्या करवा दी, जिसे अकबर ने फांसी की सजा दी, किंतु वह भाग गया। जब जहांगीर सिंहासन रूढ़ हुए तो उसने अपने समर्थकों की एक जमात इकट्ठी की। उसने अबुल फलज के हत्यारे वीर सिंह बुंदेला को 3000 घुड़सवारों का मनसब प्रदान किया। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? बीरबल, अबुल फलज, टोंडरमल, इनमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टोंडरमल। सो गाइस 12वां क्वेश्चन, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है, क्या कारण है इसका? वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। इसका कारण यह है कि सर्दी के मौसम में बाहर का टेम्परेचर हैंडपंप के पानी के टेम्परेचर से कम होता है और गर्मियों में बाहर का टेम्परेचर हैंडपंप के पानी के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। टेम्परेचर के इस अंतर के कारण ही हैंडपंप का पानी सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा निकलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13वां। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है? सो गाइस इसका कारण है अपपरिवर्तन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखेगा, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। जस्टिस एम हिदायतुल्ला के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उन्हें जान लीजिए। मोहम्मद हिदायतुल्ला भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश थे। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक और 6 अक्टूबर 1982 से 31 अक्टूबर 1982 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। यह भी आपको ध्यान में रखना है। मई 1969 में जब राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हुआ, तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए अपने उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तब भारत के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेपथलीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा कोल टार। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 10। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। कम से कम 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या उत्तराधिकार में उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए। यह आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 58 वर्ष। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 65 वर्ष। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया है, लेकिन यह इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधान करता है। वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक कार्यालय में रहता है। उसकी उम्र के बारे में कोई प्रश्न संसद द्वारा प्रदान किए गए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाता है। वह राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकता है।
संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे उसके कार्यकाल से हटाया भी जा सकता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा। ओनली सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बचे हैं आप लोगों के पास, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन पर फोकस कीजिए। अगला क्वेश्चन देखेगा, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ब्रह्मचर्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा बुद्ध द्वारा ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, महाविनिक्रमण, ऑप्शन ए। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहां से की थी, तो महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में की थी। यह भी आपको ध्यान में। महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन्हें जान लीजिए आप लोग, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व और महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका जन्म शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के पास लुबनी में हुआ था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इस त्याग को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के रूप में भी जाना जाता है। ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ ने सबसे पहले वैशाली के अलार कलाम में सांख्य दर्शन की दीक्षा ली। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें डाउट है कि पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणीय देश कौन सा है। तो ऑप्शन में देखिए, चीन तो है नहीं खैर, क्योंकि चीन पहले था। लेकिन करंट की अगर मैं बात करूं तो करंट में जो है वो जर्मनी है। मैं 2021 की बात कर रहा हूं। पहले चीन था लेकिन अब चीन नहीं रहा है, जर्मनी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। नारियल, चावल, कहवा, रबड़। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चावल। खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। चावल की कृषि, गेहूं की कृषि, गन्ना की कृषि, मक्का की कृषि। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गन्ना की कृषि। 24वां क्वेश्चन देखेगा, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओडिशा। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए इस क्वेश्चन से संबंधित, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इंद्रावती जल विद्युत परियोजना की बात कर रहा हूँ। ये ओडिशा के कालाहांडी में स्थित है। तो ओडिशा के कालाहांडी, ये आप याद कर लीजिए। और इंद्रावती बांध एशिया व भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? ब्राही, देवनागरी, शारदा, खरोष्टी। प्राचीन भारत में खरोष्ट लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WHO किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ? WHO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1995 में, 1 जनवरी 1995। पूरी डेट याद कर लीजिए, हो सकता है कि एग्जाम में पूरी डेट हो। तो 1 जनवरी 1995। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो मतलब ये जो कार्यान्वित किया गया है, ये विकसित देशों के द्वारा कार्यान्वित किया गया है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली, लाल किले में। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, नई दिल्ली के लाल किले में। 28वां क्वेश्चन है गाइस, किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है? दीपवंश, महावंश, मिलिंदपुनोह, महावस्तु। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मिलिंदपुनोह। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, मिलिंदपुनोह प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंदपुनोह एक पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना काल 100 ईसा पूर्व है। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा भारत यूनानी शासक मिलिंद के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन है।
भारत की ओर से बौद्ध भिक्षुक नागसेन तथा मिलिंद राजा मिलिंद के बीच संवाद है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव जो है वो किसने डाली? गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु अमरदास। देखिए गाइस यहाँ पर आपको एक फैक्ट याद करना है कि गुरु नानक देव जी ने लगभग 15वीं शताब्दी में लंगर की शुरुआत की थी। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि लंगर की शुरुआत किसने की थी, आप तो आपको ध्यान रखना है आदि गुरु नानक देव जी ने लगभग 15वीं शताब्दी में लंगर की शुरुआत की थी। गुरु नानक जहां भी गए जमीन पर बैठकर ही भोजन करते थे। ऊंच नीच, जात पात और अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए सभी लोगों के एक साथ बैठकर भोजन करने की परंपरा शुरू की। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पारसी धर्म के संस्थापक हैं। तो पारसी धर्म के संस्थापक हैं जोरोस्टर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत जो मंदिर हैं हिंदू, बौद्ध और जैन के। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। हाथी उत्सव मनाया जाता है जैसलमेर, ग्वालियर, जयपुर, उदयपुर। तो हाथी उत्सव जो है गाइस ये जयपुर में मनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। तो लॉर्ड मैकाले जो है ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। 1833 के चार्टर अधिनियम के पारित होने के कारण लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति के नेतृत्व में परिषद में गवर्नर जनरल के पहले कानून सदस्य के रूप में नेतृत्व किया था। उन्होंने 1834 से 1838 तक सेवा दी। ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। और लॉर्ड मैकाले भारत में अंग्रेजी शिक्षा लेकर आए थे। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस भाषा को भारतीय आर्य समाज भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देवभाषा आदि नामों से जाना जाता है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संस्कृत। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। संस्कृत सभी आर्य भाषाओं की जननी है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तथा विश्व का सबसे पुराना साहित्य भी इसी भाषा से मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? आयनमंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्षोभ मंडल। गाइस अगला क्वेश्चन। उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस स्थित है नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। यह स्थित है हैदराबाद में। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। भारत का सबसे पुराना स्मारक? कुतुब मीनार, ताजमहल, खजुराहो, अजंता की गुफाएं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अजंता की गुफाएं। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। अजंता की गुफाएं लगभग 30 पाषाणकालीन बौद्ध गुफा स्मारक हैं जो भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर लगभग 480 ईसा पूर्व के आसपास की हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण और फैक्ट देख लेते हैं। स्मारक, स्थान और निर्माण। ताजमहल की अगर मैं बात करूं तो ताजमहल जो ये है ये कहां पर स्थित है? तो ताजमहल आगरा के उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण 1652 से 53 के बीच में किया गया था। आमेर का किला ये कहां पर स्थित है? तो आमेर का किला जयपुर राजस्थान में स्थित है। इसका निर्माण 967 ईस्वी में करवाया गया था। मेहरानगढ़ का किला कहां पर स्थित है? तो मेहरानगढ़ का किला जोधपुर राजस्थान में स्थित है। इसका निर्माण 1459 ईस्वी में करवाया गया था। तो सभी फैक्ट याद कर लीजिए जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है गाइस कि उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित है धर्म, दर्शन शास्त्र, योग, कानून। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दर्शन शास्त्र। अगला क्वेश्चन। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अमीर खुसरो, मलूकदास, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। एक क्वेश्चन काफी हाईलाइट रहता है और अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिंदवी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? तो हिंदवी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अबू सईद ने किया है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। हिंदवी जो है ये हिंदू या हिंदवी का प्रयोग हिंदी के लिए काफ़ी पहले से मिलता है। 13वीं सदी में औफी और अमीर खुसरो ने इसका प्रयोग जो है वो किया था। अलिक बारी में हिंदी और हिंदवी दोनों का प्रयोग एक ही भाषा के लिए हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए गाइस कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उन्हें भी जान लीजिए आप लोग। सिंधु शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है और हिंदी शब्द मूलतः फारसी का है। हिंदी शब्द का विकास कई चरणों में हुआ है। सिंधु, हिंदू, हिंद प्लस ई यानी कि हिंदी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना
किसने की थी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें डाउट है। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना हमारे हिसाब से रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। गाइस, एक क्वेश्चन काफ़ी हाईलाइट रहता है और काफ़ी बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में किस वायसराय के शासनकाल के दौरान शुरू किया गया था, तो आपको ध्यान में रखना है लॉर्ड रेडिंग के शासनकाल में शुरू किया गया था। अब आप लोग विश्व भारती विश्वविद्यालय के बारे में जान लीजिए। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन नगर में की थी। यह भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। अनेक स्नातक और स्नातक संस्थान इससे संबंध हैं। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? पाटलिपुत्र, कन्नौज, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कन्नौज। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। 3 राजवंशों के बीच कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए हुए संघर्ष को भारतीय इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। कन्नौज के लिए दोनों धर्मपाल, पाल राजा और प्रतिहार राजा वत्सराज एक दूसरे के खिलाफ भिड़ गए। प्रतिहार राजा वत्स राजा विजयी हुआ, लेकिन उन्हें राष्ट्रकूट राजा ध्रुव प्रथम से हार का सामना करना पड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उनके काम जो है वो उनका काम कौन करेगा? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद खाली होने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश उनका काम करेंगे। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला फैक्ट, भारत का राष्ट्रपति अधिनियम 1969 प्रदान करता है कि मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के मामले में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने 1969 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। ये दोनों पद खाली थे। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, जर्मनी से, आयरलैंड से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड से। 44वां क्वेश्चन देखिएगा। 44वां क्वेश्चन है गाइस कि समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भूतल पर पराबैंगनी विकिरणपात को रोकना। अगला क्वेश्चन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाना मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। यह गीत उर्दू भाषा की सबसे स्थायी देशभक्ति कविताओं में से एक है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस गाने को तराना ए हिंद भी कहा जाता है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। यह कविता साप्ताहिक पत्रिका इतिहाद में 16 अगस्त 1904 को प्रकाशित हुई थी। तब कवि इकबाल ने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में आगामी वर्ष इसका पाठ किया। फिर यह गीत भारत में ब्रिटिश शासन के विरोध के लिए एक गान बन गया। पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने 1984 में उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इस गीत की पहली पंक्ति में कहा था कि भारत बाहरी अंतरिक्ष में कैसा दिखाई देता है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइस कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1921 में। ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना एम.एन. रॉय के द्वारा की गई थी कानपुर में। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 1925 में की गई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो अस्तित्व है किस वर्ष में आया था? 1925 में आया था, लेकिन ऑप्शन में 1921 दे रहा है। वैसे तो 1925 होगा मेरे हिसाब से। देखिए गाइस, 1921 नहीं होगा। पूरी डेट याद कर लीजिए आप लोग। 26 दिसंबर 1925 को यह पार्टी अस्तित्व में आई थी। अगला क्वेश्चन देखेगा, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो देखिए, जनरल डायर की जो हत्या है लंदन में जाकर ऊधम सिंह ने की थी। कब की थी? 13 मार्च 1940 को हत्या की थी। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। देखिए गाइस, जनरल डायर के कार्यकाल में एक हत्याकांड हुआ था जिसको हम बोलते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल
1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसकी हत्या कब की गई थी? 13 मार्च 1940 को लंदन में जाकर उधम सिंह ने इसकी हत्या की थी। यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है। भारत महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। एक क्वेश्चन काफी ट्रेंड में रहता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित किया गया है। एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप टिक कर दीजिएगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका जो आगमन है 3 फरवरी 1928 को हुआ था। पूरी डेट याद कर लीजिए, हो सकता है कि पूरी डेट दी जाए और आप पहचान ना पाएं। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? उर्दू, नेपाली, कोंकणी, भोजपुरी। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भोजपुरी। देखिए गाइस, 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। कौन कौन सी? असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 8वीं अनुसूची में शामिल कुल भाषाओं की संख्या कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है कुल 22 भाषाओं की संख्या है। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं। 3 दिनों में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर फोकस करना होगा। ठीक है, जितना हो रिवीजन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।